आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। उफ, ये बारिश को भी अभी मेरे स्कूल टाइम पर ही होना था। अब बिना वजह ऑटो करके जाना पड़ेगा। मेन रोड तक जाते जाते कपड़ों पर कीचड़ लग जाएगी सो अलग। आज ही तो मैंने नई साड़ी पहनी थी और आज ही ये बारिश। इस बारिश ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है सुबह सुबह। स्कूल के लिए तैयार होती हुई वाणी ने आसमान से पानी के रूप में बरस रहे मोतियों को देखकर पूरा सा मुंह बनाया और फिर जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने लगी। वाणी को बरसात का मौसम जैसे दुश्मन सा लगता था। एक वक्त था जब वाणी को बरसात का मौसम खूब भाता था। उसको तो इंतजार रहता था कि कब बारिश हो और वो भीगे। बारिश में भीगने का वाणी को इतना शौक था कि वह घंटों बारिश में भीगते नाचते बिता देती थी। वो भी तब तक जब तक उसके कानों में उसकी माँ की डांट ना पड़ जाए। जब वह बारिश में भीगते हुए अपनी कथक नृत्य की कला का प्रदर्शन करती थी तो मानो लगता था जैसे कोई मोरनी अपने सुंदर पंख फैलाए बारिश में झूम रही हो। और बारिश में भीगने के बाद उसे माँ के हाथ की गर्मा गर्म चाय और साथ में आलू के पकौड़े अपने घर के बालकनी में बैठकर खाने का लुत्फ लेना बड़ा ही पसंद था। एक वक्त वो था जब बारिश और वाणी का साथ चोली दामन का सा था। लगता था दोनों सहेलियां हैं। लेकिन अब तो वाणी की दशा इसके एकदम विपरीत है। आज उसको बारिश से बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है जैसे ये बारिश उसके पुराने गहरे जख्मों को कुरेदने आई है। उसकी किस्मत पर आंसू बहाने आई है। उसका मजाक बनाने आई है। उस पर हंसने आई है। उसके बीते हुए दिनों की कड़वी यादों का जायका चखाने आई है। घंटों बारिश में भीगने वाली वाणी को आज बारिश की एक बूंद भी नागवार गुजरती है। ये बारिश की बूंदें जैसे उसके दिल पर सैकड़ों वार करती हैं। वाणी ने आज फिर वही छाता उठाया जो उसके प्यार की शायद एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी और घर को ताला लगाकर निकल गई मेन रोड की तरफ, जहां से उसे ऑटो लेनी थी और पहुंच गई स्कूल। अभी छठा लेक्चर ही चल रहा था। वाणी कक्षा 5 के बच्चों को मोरल साइंस का एक चैप्टर पढ़ाने में बिजी थी कि अचानक से उसके फोन की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर मिस्टर महेश का नाम फ्लैश हो रहा था। वाणी ने फोन को साइलेंट किया और यह सोचकर कि घर जाकर फोन करूंगी, फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी। जब तक घर जाने का समय हुआ बारिश रुक चुकी थी तो वाणी ने चैन की सांस ली और घर के लिए निकल गई। घर आकर वो फ्रेश हुई, खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। आंख खुली तो देखा शाम के 5 बज रहे थे। जब अपना फोन उठाया तो याद आया कि अरे, जब मैं लेक्चर ले रही थी तब महेश अंकल की कॉल आई थी। मैं तो उन्हें फोन करना ही भूल गई। वाणी ने तुरंत महेश जी को कॉल लगाई। हेलो, नमस्ते महेश अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, सदा खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? महेश जी ने वाणी से उसका हालचाल पूछते हुए कहा। वाणी ने उत्तर दिया, जी अंकल, मैं भी ठीक हूँ। सॉरी अंकल, वो जब आपने कॉल की थी मैं क्लास में थी। घर आकर थक गई थी तो लेटे लेटे आंख लग गई। अभी याद आया कि आपने कॉल की थी। महेश जी, कोई बात नहीं बेटा, वो मैंने बस इसलिए कॉल की थी कि तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार मिल गया बेटा। वाणी, ओ अच्छा अंकल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है, क्या करते हैं? वाणी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। सब बताता हूँ बेटा। मेरे एक जानने वाले हैं मिश्रा जी, उनका भतीजा है जो किसी कंपनी में काम करता है। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है तो उसको रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। उसकी फैमिली तो इंदौर में रहती है, वो यहाँ अकेला ही है। सिंगल बंदे के लिए तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन एकदम सही है, इसीलिए मैंने उसको यही सुझाया। वाणी ने संकोचवश कहा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन कोई फैमिली वाला शख्स मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप तो जानते हैं ना कि मैं भी अकेली रहती हूँ, मुझे अपनी सेफ्टी भी देखनी है ना। महेश जी, अरे बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो उसकी। मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर उस लड़के को जानता हूँ, बहुत ही सीधा और सरल बच्चा है। तुम्हें उसके रहने से कोई परेशानी नहीं होगी और फिर हो सकता है वो कुछ समय बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ ले आए। वाणी, ठीक है अंकल, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। अगर आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा वो। महेश जी, तो फिर बेटा परसों संडे को क्या मैं उन्हें घर दिखाने ले आऊं? वाणी, ठीक है अंकल, आप ले आइएगा। महेश जी, ठीक है बेटा, चलो रखता हूँ फ़ोन, तुम अपना ख्याल रखना। महेश जी एक ब्रोकर हैं जो लोगों को किराए पर घर दिलवाने में मदद करते हैं। वह वाणी के पड़ोसी भी हैं। वाणी घर में अकेले बोर हो जाती है, इसीलिए उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार रख लूं। घर में कोई आएगा तो मेरा मन भी लग जाया करेगा
और एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने पड़ोसी और ब्रोकर महेश जी से इस बारे में बात की। महेश जी अब तक कई किराएदार को वानी का घर दिखाने के लिए ला चुके थे, लेकिन अब तक जितने भी किराएदार आए उन सबकी फैमिली बड़ी थी, जिनके लिए वानी का ऊपर वाला पोर्शन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह पोर्शन सिर्फ एक छोटी फैमिली के रहने लायक ही था। आज संडे है तो वानी देर तक सोती रही। आंख खुली तो देखा आज फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे आज की यह बारिश वानी की जान ही लेकर जाएगी। वानी उठी और उठते ही खिड़की बंद कर दी, जैसे उसे बारिश की एक एक बूंद से नफरत हो। फ्रेश होकर वह अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए गर्मा गर्म नाश्ते का मजा ले ही रही थी कि अचानक फोन बजने लगा। देखा तो महेश जी का फोन था। वानी, हेलो अंकल, नमस्ते। महेश जी, नमस्ते बेटा। बेटा मैं आज शहर से बाहर हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा कांटेक्ट नंबर वो किराएदार को दे दिया है जो आज तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन देखने आने वाला है। वह कुछ देर बाद घर देखने आएगा तो तुम दिखा देना। और हाँ, वह तुम्हें आने से पहले फ़ोन कर लेगा, ठीक है बेटा? वानी, ठीक है अंकल। फ़ोन रखते ही डोर बेल बजती है। जैसे ही वानी दरवाज़ा खोलती है वो सन रह जाती है, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो एकटक उसे देखती रह जाती है और अतीत के समुद्र की लहरें उसके सामने उफान मारने लगती हैं। बात आज से 20 साल पहले की है। नीलम, वानी की माँ। वानी बेटा, आज अपने सिंगिंग क्लास से जल्दी घर वापस आ जाना और मेरी पैकिंग में हाथ बटाना। 2 दिन बाद हमें निकलना है, उससे पहले ही सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। वानी, माँ के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए। ओ मेरी प्यारी भोली सी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और सारी पैकिंग भी करवा दूंगी। माँ को बोलकर वानी अपनी सिंगिंग की क्लास के लिए निकल जाती है। वानी के पिताजी रेलवे में सरकारी कर्मचारी हैं और अभी कुछ हफ्ते पहले ही उनका ट्रांसफर जबलपुर से इंदौर हुआ था, जिसके लिए उनको परसों ही निकलना है। वानी देव सिंह और नीलम जी की इकलौती बेटी है और बहुत लाडली है। दोनों माँ बाप उस पर जान छिड़कते हैं। वानी ने अपनी सिंगिंग क्लास से जल्दी वापस आकर माँ के साथ मिलकर सारी पैकिंग करवाई। आज वह दिन आ ही गया जब उनको इंदौर के लिए निकलना था। आज सुबह से मौसम बड़ा ही सुहाना था। आसमान काले बादलों की चादर से ढका हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वानी के पिता देव सिंह ने इंदौर के लिए 2 गाड़ी बुक कराई। एक गाड़ी में सामान बांधा और दूसरी गाड़ी में अपनी पत्नी और बेटी के साथ सवार हो गई इंदौर के लिए। इंदौर पहुंचते पहुंचते तेज मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इंदौर पहुंचकर सरकार की तरफ से मिले क्वार्टर में वानी और उसके माँ पिताजी ने एक सर्वेंट की मदद से सारा सामान अनलोड किया। वानी ने सारा सामान अंदर क्वार्टर में पटका और दौड़ पड़ी बाहर आंगन की तरफ, क्योंकि उसको जी भर के बारिश में जो भीगना था। वानी की माँ, अरे वानी, पहले सारा सामान घर में सेट तो कर देती, कहाँ भागी जा रही है? वानी, अरे माँ, अब तो आ ही गए हैं, सामान भी सेट हो ही जाएगा। ये इस सावन की पहली बारिश है और इंदौर की भी। हो ही नहीं सकता कि मैं इस बारिश में भीगे बिना रह ना सकूं। माँ, ओफो, पता नहीं बचपना कब जाएगा इस लड़की का। पत्नी की बात सुन देव सिंह बोले, अरे नीलम, करने दो उसको अपने मन की, आखिर यही तो उसके दिन है हंसने खेलने के। उधर वानी बाहर आंगन में बोड़े की तरह बारिश में नाचते गाते भीगते हुए खुद में ही मगन थी। पड़ोस वाला क्वार्टर, देव सिंह जी के पड़ोस वाला क्वार्टर था सोहन जी और उनकी पत्नी आराधना जी का। सोहन जी भी रेलवे में ही कार्यरत थे और देव सिंह जी से उनकी अच्छी मित्रता भी थी। सोहन और आराधना जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा जीत और एक बेटी शीना, जिन्हें वो दोनों खूब लाड प्यार करते थे। उस समय जीत यही कोई 18-19 साल का रहा होगा, वानी से लगभग 1 साल बड़ा। वह भी सेकेंड ईयर में सामाजिक विज्ञान का छात्र था। वहीं शीना भी 10वीं में थी। आराधना जी जीत की माँ। जीत को आवाज़ लगाते हुए, जीत बेटा, देव भाई साहब और उनकी पत्नी नीलम जी आ गए हैं। इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, वो लोग थके होंगे। जाओ उनको गर्मा गर्म चाय और नाश्ता दे आओ। जीत माँ, थोड़ी देर रुको ना, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आराधना जी, तो क्या हुआ बेटा, तुम छाता ले जाओ ना। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है देव भाई साहब और नीलम भाभी हमारे पड़ोस वाले क्वार्टर में ही रहने आए और हम उनको चाय नाश्ता भी ना पूछें। माँ के पास सुन जीत बोलता है, ठीक है माँ, जाता हूँ। आराधना जी, हाँ हाँ जल्दी जा, तब तक मैं उनके लिए खाने का प्रबंध करती हूँ। बेचारी नीलम भाभी थकी होंगी, आते ही क्या चूल्हा चौका करेंगी। वैसे भी अभी तो उनको पूरा सामान भी सेट करना होगा।
जीत सुन, तू जा ही रहा है तो उनको बोल देना कि खाना मम्मी भिजवाएंगी, वो बिल्कुल फिक्र ना करें। जीत, ठीक है माँ, बोल दूंगा। जीत एक हाथ में चाय की केतली और नाश्ते का कुछ सामान लिए और दूसरे हाथ में छाता संभाले बारिश की वजह से जमा जमा कर अपने कदम रखते हुए चाय नाश्ता लेकर जैसे ही देव सिंह जी के क्वार्टर का गेट खोलता है, बाहर आंगन में ही उसकी नजर वानी पर पड़ती है, जो अभी तक बच्चों की तरह बारिश की बूंदों से खेल रही थी। बारिश में भीगते हुए कभी गा रही थी, कभी नाच रही थी। वो बस अपने में ही मगन थी। इधर वानी को एक नजर देखते ही चीत का दिल तो घायल हो चुका था। उसके दिल की धड़कनें भर चुकी थी। उसका दिल अब उसका कहाँ रह गया था। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। उसकी पूरी दुनिया जैसे उसी एक लम्हे में कैद हो गई थी। वानी की मधुर सुरीली आवाज उसके कानों में संगीत का रस खोल गई थी और उसका नृत्य देख जीत का मन मयूर भी नृत्य करने लगा था। वो बस एक टक वानी को देख ही जा रहा था कि अचानक वानी की नजर भी जीत पर पड़ती है और उसकी पलकें झपकना ही भूल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होती हैं कि अचानक वानी शर्मा कर अंदर की ओर भाग जाती है। जीत चाय नाश्ता लेकर अंदर आता है। नीलम और देव सिंह को प्रणाम करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और नाश्ता नीलम जी को पकड़ा देता है। देव सिंह जीत को देखते ही बोल उठे, अरे जीत, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो हमारे कंधे तक आने लगे हो। पिछली बार देखा था तब छोटे से थे। नीलम जी प्यार से जीत के सर पर हाथ फेरते हुए, सही कहा आपने जी, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जीत मुस्कुरा देता है और बोलता है, आंटी, माँ ने कहा है कि आप आज आराम करिए, थक गए होंगे। आज माँ आप लोगों के लिए खाना भिजवाएंगी। नीलम जी, ठीक है बेटा, हमारी तरफ से आराधना जी को धन्यवाद कहिएगा। हम सामान सेट करके आते हैं उनसे मिलने, बड़े साल हो गए हैं मिले। जीत, हाँ आंटी, ज़रूर आइएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ आंटी, नमस्ते। नीलम और देव सिंह जी एक साथ, खुश रहो बेटा। बाहर निकलते वक्त भी जीत की नजरें बस वानी को ही खोज रही थी, लेकिन उसे वो नहीं दिखी। वह वहां से अपने घर तो आ गया था, लेकिन उसका दिल, उसका सुकून, उसका सब कुछ तो जैसे वहीं छूट गया था। शाम में नीलम जी वानी को साथ लेकर जीत के घर गई, उसकी माँ से मिलने। वानी को देखते ही आराधना जी उसकी बलैया लेते हुए बोली, अरे हमारी वानी बेटी इतनी बड़ी हो गई। जब देखा था तब 3-4 बरस की थी। अपनी मम्मी का पल्लू पकड़कर सारा दिन मम्मी के पीछे पीछे घूमती रहती थी। आराधना जी की बात सुन वानी मुस्कुरा दी। जीत ने जैसे ही वानी का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए और वह कभी दरवाजे के पीछे से तो कभी खिड़की की ओर से छुप छुप कर वानी को देखता रहा। एक पल में ही जीत की नजरों ने भी कुछ ऐसा ही जादू वानी पर भी कर दिया था। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें भी जीत को ही ढूंढ रही थी। अगले दिन वानी के पिताजी ने जीत को बुलाकर कहा, जीत बेटा, तुम्हारे कॉलेज में क्या अभी भी एडमिशन हो रहे हैं? जीत, हाँ अंकल, अभी तो सत्र शुरू ही हुआ है, अभी एडमिशन हो रहे हैं। देव सिंह, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि वानी का एडमिशन मैं तुम्हारे कॉलेज में करवा देता हूँ। नया शहर है, नए लोग हैं, तुम साथ में रहोगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। देव सिंह के मुंह से अपने कॉलेज में वानी के एडमिशन की बात सुनकर जीत का मन तो गदगद हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलक उठी और वह बोला, ठीक है अंकल, आप मुझे बताइए, मैं मदद कर देता हूँ। देव सिंह, हाँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। देखो मैं तो आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं रहेगा और तुम्हारी आंटी तो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, इसीलिए वानी का एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। तुम कल उसे अपने साथ ले जाना और एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। जीत, ठीक है अंकल, आप निश्चिंत रहिए, सब आराम से हो जाएगा। देव सिंह, ठीक है बेटा। वानी जो कि अपने पिता और जीत की बातचीत दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, कल जीत के साथ जाना पड़ेगा सोचकर उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। उम्र का यह दौर कुछ ऐसा ही होता है। इस उम्र में जिस शख्स ने आपकी नज़रों को अपनी नज़रों के धागों से बांध लिया, वो धागे इतने मजबूत होते हैं कि जिंदगी भर आप उनको चाह कर भी तोड़ नहीं पाते। आज वानी की आंखों से नींद गायब थी। कल कौन सा सूट पहनूं, कौन से जूते पहनूं, सूट पर हेयर स्टाइल कौन सा अच्छा लगेगा, दुपट्टा किस स्टाइल में लूं, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। उधर ऐसा ही कुछ हाल जीत का भी था। एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब दोनों नींद की वादियों में उतर गए पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो दोनों के मन में एक अलग ही एहसास था। तैयार होकर जीत वानी को लेने उसके घर गया। घर से निकलकर बाहर सड़क तक आने तक दोनों के बीच में खामोशी पसरी हुई थी। वानी जीत के पीछे पीछे नजरें झुकाए चल रही थी।
बाहर सड़क से दोनों ने कॉलेज जाने के लिए रिक्शा लिया और चल पड़े कॉलेज की ओर। रिक्शा में वानी के सुनहरे काले रेशम से बाल हवा से उड़कर जीत के मुंह पर आ रहे थे। अचानक जीत ने बातों का सिलसिला शुरू करने के लिए वानी से पूछा, आपको कौन सा विषय पसंद है? किस विषय में एडमिशन लेना चाहती हैं आप? वानी ने नजरें झुकाए ही जवाब दिया, जी मेरा विज्ञान में काफ़ी रुचि है, मैं बीएससी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। जीत, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ऐसे ही औपचारिक बातचीत करते हुए कॉलेज पहुंचे और एडमिशन की सारी प्रक्रिया मालूम की। जीत ने वानी के एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर फीस जमा करवाने तक बहुत मदद की। साथ में जीत ने किसी पास के गांव से कॉलेज में एडमिशन लेने आई एक सीधी सादी सी विकलांग लड़की की भी खूब मदद की। जीत की इस बात से वानी के मन में जीत एक पायदान और ऊपर आ चुका था। उसके मन में जीत के लिए एक सम्मान की भावना भी घर कर गई थी। जीत था ही ऐसा, कॉलेज में ये हो या आस पड़ोस में किसी को भी मदद की ज़रूरत होती तो जीत हमेशा सबसे पहले खड़ा मिलता था। इसी तरह कॉलेज आते जाते कभी कॉलेज कैंटीन में तो कभी घर पर वानी और जीत की बातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। साथ ही जीत की बहन शीना से भी वानी की खूब बढ़ती थी। धीरे धीरे उन तीनों की तिगड़ी पूरी कॉलोनी में मशहूर हो गई। कभी साथ मिलकर तीनों शाम को भुट्टा खाने जाते तो कभी गोलगप्पे, कभी साथ मिलकर तीनों लूडो खेलते तो कभी कैरम, तो कभी रात में कमरे में अंधेरा करके हॉरर मूवी का मजा लेते। तीनों एक दूसरे से खूब घुल मिल गए थे। वानी और जीत दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक अलग ही एहसास है, ये बात वो दोनों ही जानते थे, पर कभी खुले तौर पर दोनों ने ही जाहिर नहीं किया। एक दिन शाम को वानी उछलती कूदती मस्त मगन यूं ही जीत के घर गई तो मगर एक मधुर संगीत सुनकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए और वो अंदर गए बिना ही उस मधुर संगीत का आनंद लेने लगी। जीत की नजर जब दरवाजे पर खड़ी वानी पर पड़ी तो वह अचानक से झेप गया और बोला, अरे वानी तुम कब आई? बताया भी नहीं। वानी, जीत तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतना अच्छा गाते हो? वानी की बात सुन जीत मुस्कुराने लगा और बोला, अरे कहाँ वानी, मैं तो बस यूं ही कभी कभार गुनगुना लेता हूँ, मुझसे गाना कहाँ आता है। वानी जो कि खुद भी संगीत और नृत्य का शौक रखती थी और पिछले 4 साल से कथक और क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग लेकर अब संगीत और कथक दोनों में निपुण हो चुकी थी, वह बोली, नहीं जीत तुम सच में बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ भी जादू सा है। फिर वो हंसते हुए बोली, हाँ मानती हूँ सुर थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन तुम अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छा गा सकते हो। जीत जो कि जानता था कि वानी ने कथक डांसर और क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ले रखी है, तुरंत बोल पड़ा, वानी तो क्या तुम मुझे सिखाओगी? जीत के बात सुन वानी मजाक के अंदाज में बोली, हाँ जनाब क्यों नहीं, जितना हमसे आता है उतना हम ज्ञान हम अपने शिष्य को अवश्य देंगे। और दोनों जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। अगले ही दिन से दोनों रोज शाम को 1 घंटा क्लासिकल संगीत का अभ्यास करने लगे। संगीत ने एक दूसरे को और अधिक जोड़ दिया था। संगीत उन दोनों के बीच की वो मजबूत कड़ी बन चुका था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। कुछ ही महीनों में देखते ही देखते जीत भी अब काफी अच्छा गाने लगा था। एक दिन वानी ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर संगीत प्रतियोगिता का नोटिस पढ़ा तो खुश होते हुए सीधा जीत के पास पहुंच गई। वानी, जीत तुम्हें पता है अगले महीने अपने कॉलेज में संगीत प्रतियोगिता होने वाली है? जीत, हाँ मैंने पढ़ा था नोटिस बोर्ड पर। वानी, तो फिर हम भी भाग लेते हैं ना? जीत हंसते हुए, वानी तुम पागल हो गई हो, मैं कैसे भाग ले सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना मेरा एक सुर हिंदुस्तान में और दूसरा नेपाल में। वानी, जीत तुम भी ना, हम भाग ले रहे हैं बस, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। जीत, पर वानी पर कुछ नहीं, अभी 1 महीना है ना हमारे पास, हम खूब मन लगाकर अभ्यास करेंगे। जीत वानी की बात मान जाता है और दोनों अब रात दिन अभ्यास में जुट जाते हैं। प्रतियोगिता वाले दिन सारे जज और सभी सहपाठी दोनों का संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और दोनों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं और दोनों परिवार मिलकर पार्टी करते हैं। यूं ही हंसते खेलते 2 साल बीत चुके थे कि फिर से देव सिंह जी का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। ट्रांसफर का नाम सुनते ही वानी और जीत के जैसे जान गले में अटक गई। वानी उस रात खूब जी भर के रोई। उसने अपने माँ पिताजी से अभी इंदौर में रहकर ही अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करने की जिद भी की, लेकिन देव सिंह ने साफ बोल दिया कि तुम आगे की पढ़ाई अभी वापस जबलपुर से ही करना, हम तुम्हारे कॉलेज में भी ट्रांसफर की बात कर लेंगे। इधर वानी आंसू बहा रही थी, उधर जीत भी उदास था, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ था ही नहीं। अभी तो दोनों के दिलों में प्यार का अंकुरित फूटा ही था,
पर खिलने से पहले ही वो मुरझा गया। फिर वो दिन भी आ गया जब वानी को इंदौर से रवाना होना था। उस दिन भी खूब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो वो भी दो दिलों के बिछड़ने का शोक मना रही थी। आज आसमान के साथ साथ वानी और जीत का दिल भी रो रहा था। बाहर गाड़ी आ चुकी थी और सारा सामान उसमें लाद दिया गया था। जीत का दिल इतना मजबूत कहाँ था कि वो अपने पहले प्यार को खुद से दूर जाता देख सकता था, लेकिन देव सिंह जी ने उसे बुलाया तो उसे आना ही पड़ा। दोनों परिवारों को भी बिछड़ने का गम तो था ही। नीलम जी और आराधना जी दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी, लेकिन जीत और वानी तो वो भी नहीं कर सकते थे। वानी को गाड़ी में बैठते हुए अनायास ही वानी का हाथ जीत के हाथ से टकरा गया। दोनों के दिलों में एक सिरहन सी दौड़ गई, लेकिन दोनों कर भी क्या सकते थे। वानी नजरें झुकाए आंखों में पानी लिए गाड़ी में बैठ गई और जीत भी आंखों में पानी लिए उसे दूर जाते देखता रहा। इंदौर से आने के बाद वानी का बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह उदास रहने लगी थी। हालांकि उसे सेम कॉलेज की दूसरी शाखा में बीएससी तृतीय वर्ष में दाखिला मिल गया था, लेकिन उसने धीरे धीरे कॉलेज जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि खाना पीना भी काफ़ी कम कर दिया। वानी इंदौर से वापस जबलपुर तो आ गई थी, लेकिन उसका मन वहीं छूट गया था। जीत की दशा भी इससे कुछ कम ना थी। जीत लड़का था, इसीलिए उसकी स्थिति किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन वानी की माँ बार बार वानी को हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर माँ की बात टाल देती। वो ऐसा दौर था जब फोन नहीं हुआ करते थे और लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। शुरू शुरू में वानी और जीत के माँ पिताजी एक दूसरे को पत्र लिखकर हालचाल पता कर लिया करते थे, लेकिन वानी और जीत तो वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पत्र सार्वजनिक होते थे जिनका किसी और के हाथों में पड़ने का खतरा होता था। इसीलिए लोग अपनी निजी बातें और भावनाएं पत्रों में लिखने से कतराते थे। समय के साथ साथ वानी और जीत के माँ पिता के पत्रों का आदान प्रदान भी कम होता गया। अब वानी ने समय के साथ खुद को ढाल तो लिया था, परंतु जीत को वो अपने दिल से कभी निकाल ना पाई थी। उधर जीत भी रात दिन वानी के बारे में ही सोचता रहता था। अब वानी ने बीएससी के बाद बीएड भी कर ली थी। उसी दौरान देव सिंह और नीलम को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी थी, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता वानी रोध होकर पूरा घर सर पर उठा लेती और हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। वानी थी भी अपने माँ पिता की लाडली बेटी, इसीलिए वो उनकी बात मान जाते, पर मन ही मन उन्हें एक डर भी सताता रहता था। वानी खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस करती थी। ना उसकी कभी हिम्मत हुई कि जीत के बारे में माँ पिताजी से बात करे, ना ही वह किसी और कोई रिश्ते को स्वीकार कर पा रही थी। उधर जीत की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई थी, इसीलिए उसके माँ पिता भी उस पर शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन जीत था कि वह अपनी शादी ना करने की जिद पर अड़ा रहता। देखते देखते कई साल बीत गए। ना जीत ने शादी के लिए हामी भरी और न ही वानी ने, लेकिन अभी वानी की उदास बेजान जिंदगी में एक और ग्रहण लगना बाकी था। एक दिन ऐसे दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि वानी और उसका परिवार पूरी तरह टूट गया। दरअसल देव सिंह की तबीयत काफ़ी टाइम से खराब चल रही थी। जब उन्होंने रिपोर्ट कराई तो पता चला उनको लीवर का कैंसर है, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज का। इस खबर ने जैसे वानी के जीने की सारी उम्मीदें ही छीन ली थी। डॉक्टर ने साफ तौर पर बोल दिया था कि देव सिंह के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय है। अब तो उनके माथे पर इकलौते बेटे की चिंता और ज़्यादा गहराने लगी थी। उनकी इच्छा थी कि उनके जीते जी उनकी प्यारी बेटी अपने घर ससुराल की हो जाए। बस मौत के मुंह में जाते पिता की इच्छा के सामने वानी शादी करने को विवश हो गई और इस तरह आनन फानन में देव सिंह और नीलम ने अपनी बेटी की शादी अपने ही किसी जानकार के बेटे से रचा दी। वानी ने भी 7 फेरों की अग्नि के समक्ष अपने अतीत की आहुति दे दी और दिल से पति को अपना लिया। लेकिन वानी के जीवन के इम्तिहान अभी बाकी थे। पहली ही रात को रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर लौटे और दिल में ढेरों अरमान लिए सजी धजी सुहाग सेज पर बैठी वानी के सारे सपने सारे अरमान तार तार कर दिए। रमेश का रवैया वानी के साथ नहीं बदला और रही सही कसर रमेश की 2 बहनों ने पूरी की, जो रमेश से बड़ी और अभी तक अविवाहित थी। बात बात पर वानी को ताने देती, उसे हद से ज्यादा टॉर्चर करती। वानी की आंख का आंसू भी सूखना मुश्किल हो चुका था, लेकिन बीमार पिता जिनको ले जाने के लिए मौत दरवाजे पर घात लगाए बैठी है, पिता और माँ की हालत देखकर वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। शादी को 3 माह गुजर चुके थे कि एक दिन अचानक देव सिंह जी की मौत की खबर आई और वानी की रही सही जीने की उम्मीद भी साथ ले गई।
पिता की मौत के बाद माँ भी बीमार रहने लगी और ठीक एक माह बाद पति के पीछे वो भी चली गई, अपनी प्यारी बेटी को जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर। वानी तो जैसे अब जिंदा लाश बन चुकी थी। दिन भर चूल्हे चौके में लगी रहती, सुबह से शाम तक पति, दो नंदों, सास ससुर की सेवा करती, रात में शराब के नशे में धुत होकर आए पति की गंदी उल्टियां साफ करती, उससे मार खाती और सारा दुख, सारा अपमान अपने सीने में दफन कर सो जाती। अगले दिन वही जिंदगी चक्री की भांति घूमने लगती। फिर अचानक एक रात खबर आई कि शराब के नशे में धुत रमेश को कोई गाड़ी उड़ा ले गई और मौके पर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। वानी तो जैसे जर्जम हो गई थी। शोक, दुख, खुशी, गम, प्यार, नफरत, उसके अंदर की सभी भावनाएं एक एक कर दम तोड़ चुकी थी। अब वो क्या आंसू बहाती। पति की मौत के एक सप्ताह बाद ही ससुराल वालों ने वानी को घर से बाहर निकाल खड़ा किया। वानी वापस जबलपुर अपने घर लौट आई। अपने घर आकर ना जाने क्यों उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। आज वो जी भर के रोई ताकि आंखों का सारा पानी बाहर आ सके। उसके बाद वानी ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जैसे कि उसके माँ पिताजी ने उसको सिखाया था कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हिम्मत ना हारना। उन्हीं की बात को अपनाते हुए वानी ने एक बार फिर जीने की कोशिश की। एक स्कूल में उसको टीचिंग की नौकरी भी मिल गई और जिंदगी एक बार फिर अपने ठर्रे पर चल पड़ी कि आज अचानक उसका अतीत उसके सामने फिर आ खड़ा हुआ। वर्तमान समय। जीत की नज़र जब वानी पर पड़ी तो आज भी उसको ऐसा ही एहसास हुआ जैसे वानी को पहली बार देखने पर हुआ था। जीत आज भी वानी को एकटक देखता रहा। अचानक दोनों की तंद्रा भंग हुई। वानी सकपकाते हुए, आइए, अंदर आइए। वानी ने जीत को अंदर आने को कहा और सोफे पर बैठा दिया और भागकर किचन से पानी लेने दौड़ गई। या यूं कहो कि अचानक अपने पहले प्यार को 20 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी और अपनी भावनाएं छुपाने के लिए किचन में आ गई। एक पल को उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। फिर खुद को संयम रखते हुए वो पानी लेकर बाहर आई और सोफे पर एक तरफ सिमट कर बैठ गई। दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए जीत बोला, कैसी हो वानी? वानी, मैं ठीक हूँ। और तुम? जीत, मैं भी। अंकल आंटी के बारे में पता चला था पर तब मैं आ ना सका। वानी जीत की बात को अनसुना कर बोली, आराधना आंटी और अंकल कैसे हैं? जीत, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वानी चौंकते हुए, क्या? ये सब कब, कैसे? जीत, बस वानी, उन्होंने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली और चले गए। वानी, और शीना, वो कैसी है? जीत, शीना अपने ससुराल में खुश है। वानी, चलो अच्छी बात है। नजरें झुकाए हुए फिर वह बोली, चलिए पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ। कहकर वो उठ खड़ी हुई और जीत भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जीत ने ऊपर वाला पोर्शन देखा जो कि उसके लिए पर्याप्त था। दोनों फिर नीचे आकर बैठ गए। पानी के मुंह से अनायास ही निकल गया, ऊपर वाला पोर्शन एक फैमिली के लिए पर्याप्त होगा अगर आपकी बीवी और बच्चे भी रहना चाहें तो। सुनते ही जीत के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान तैर गई और आंखें भर आई। जीत की मुस्कान और आंखों की नमी को वानी ने खूब भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। अचानक जीत बोला, मैं अकेला ही हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन आपके पति और बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे, आज तो संडे है ना? जीत की बात सुनकर वानी थक से रह गई। उसकी आंखों के सामने उसकी शादीशुदा जिंदगी के कड़वे दिन नृत्य करने लगे और उसके भी आंखें नम हो गई। थोड़ा खुद को संभालते हुए वानी बोली, मैं अकेली रहती हूँ। उसकी आवाज़ में छुपा हुआ दर्द जीत आज भी महसूस कर पा रहा था, परंतु कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सका और अगले दिन शिफ्ट होने का बोलकर वापस आ गया। उस रात दोनों की आंखों से नींद गायब थी, दोनों की आंखें नम थी और आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानो दो प्रेमियों के मिलने की खुशी में आज आसमान पे खुशी के आंसू बहा रहा था। अब जीत को इंतजार था सुबह का। अगले दिन सुबह ही वो अपने सामान के साथ पहुंच गया वानी के द्वार। वानी ने भी आज की छुट्टी ले ली थी और सारा सामान सेट करने में जीत की मदद की। जीत किराएदार की हैसियत से वानी के घर में रहने लगा। अब दोनों खुश थे। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता दोनों एक दूसरे से तिल तिल कर करीब आते, कभी एक दूसरे की मदद करने के बहाने तो कभी साथ में खाना खाने के बहाने, कभी मार्केट जाकर घर के लिए शॉपिंग करने के बहाने तो कभी साथ में मिलकर घर की सफाई करने के बहाने। अब दोनों पहले की ही तरह एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे।
एक भाग के अंदर अंदर एक दूसरे के सामने दोनों के बीते दिनों की परतें भी खुलती गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिछड़ने के बाद की अपनी अपनी आप बीती साझा की। आज पूरा एक माह जीत को वानी के यहाँ हो गया था। अब तक उन दोनों में किराए को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, पर जीत को याद था कि आज एक माह पूरा हो गया, कुछ न कुछ किराया तो देना ही है। इसीलिए मन में एक निश्चय करके वह वानी के पास जाकर बैठ गया और बोला, वानी, आज पूरा एक महीना हो गया है मुझे तुम्हारे घर रहते। तुमने तो मुझे बताया नहीं कि कितना किराया मुझे देना होगा, इसीलिए मैं खुद ही किराए की बात करने चला आया। अचानक जीत ने वानी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, वानी, सालों से अब तक मैं तुम्हारे दिल में किराएदार की हैसियत से ही रहता आया हूँ, जिसको पता नहीं होता कि कब वो मकान उसे खाली करना पड़ जाए, क्योंकि आखिरकार वो उस किराएदार का एक स्थायी ठिकाना तो होता नहीं है ना। लेकिन आज से मैं तुम्हारे जीवन में किराएदार की हैसियत से नहीं रहना चाहता हूँ। क्या तुम अपने दिल में, अपने जीवन में मुझे एक स्थायी मकाम दोगी? मेरे जीवन संगिनी बनकर क्या मेरे साथ जीवन के बचे हुए पल गुजारना चाहोगी? जीत के मुंह से वो अल्फाज सुन जिसका उसको बरसों से इंतजार था, वानी की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने रोते रोते जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, जीत ने कसकर उसे अपने गले से लगा लिया। बरसों पुराने प्रेमियों के मिलन पर आज सच में आसमान पानी के रूप में खुशी के आंसू बहा रहा था। आज दोनों ने एक बारिश में भीग कर अपनी जिंदगी की पिछली सभी कड़वी यादों को धो डाली थी। अगले दिन की सुबह में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही उम्मीद थी। सूर्य भी मानो दोनों को देखकर खिलखिला रहा था। आज दोनों ने मंदिर में जाकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी।